द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया। ईयर 2023 भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इट्स डिप्लोमेसी, क्योंकि भारत में 2 इवेंट्स हो रहे हैं। एक है समिट है G20 का, और दूसरा समिट है SCO समिट, जो कि मई 2023 में हो रहा है। और वहीं जो अगर हम बात करें G20 की, तो इसका मेन वाला समिट हेल्ड हो रहा है सितंबर 2023 में। अभी हमने देखा है G20 काफ़ी फेमस है और हर जगह अलग अलग इसके इवेंट्स हो रहे हैं। इसी प्रकार जो है SCO में भी अलग अलग इवेंट्स हुए थे, जो कि 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। पहला है अ मीटिंग ऑफ टूरिज़्म मिनिस्टर ऑफ SCO मेंबर स्टेट्स, जो कि हेल्ड हुआ इन वाराणसी ऑन 13 to 18 मार्च 2023। यहाँ पे इंडिया ने क्या करा, डिस्प्ले किए अपने ट्रेडिशन एंड मॉडर्न कल्चर को एक साथ भारत के संगम पे। वाराणसी एक खुद एक संगम है, इसी तरह यहाँ पे भारत के ट्रेडिशन और मॉडर्न कल्चर को समावेशी तौर पे दिखाया गया। ये जो इवेंट है ये इनेबल करता है भारत को शोकेस करे अपने सॉफ्ट पावर को और प्रमोट करे ट्रेड टूरिज़्म इन द रीजन, ठीक। और वहीं दूसरा इवेंट हुआ फूड फेस्टिवल के फॉर्म पे, जो कि हेल्ड हुआ मुंबई में। द SCO फूड फेस्टिवल मुंबई में हुआ 13 to 19 अप्रैल 2019। तो इस तरह से 2 इवेंट्स हुए SCO के, और फाइनल वाला इवेंट कंज्यूमेट हुआ मई 2023 में गोवा में। अगर हम SCO की ग्लोबल प्रेजेंस देखें तो SCO के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 42% ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड पॉपुलेशन। 42% क्यों है? क्योंकि 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जो कि भारत हो गया और चाइना। भारत अब जो है नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है, ये इसके अंदर है। एंड इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ ग्लोबल GDP। 25% ऑफ ग्लोबल GDP का रीज़न क्या है? सिमिलरली इंडिया एंड चाइना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द SCO बैकग्राउंड। SCO जिसको हम बोलते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है 8 कंट्रीज़ का, और इनका मेन कंसर्न है पीस, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल एशिया और यूरेशिया। अगर हम जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में रशिया को हटा देंगे तो ये एक सेंट्रल एशियन ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, पर रशिया होने के कारण ये यूरेशियन कहलाई जाती है। चाइना और रशिया जो है इसके लीडिंग मेंबर हैं। चाइना एंड रशिया, रिमेंबर इट, चाइना और रशिया इसके लीडिंग मेंबर हैं, और इसके साथ जो है और मेंबर्स भी हैं। तो और मेंबर्स कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। आप ये नोटिस करेंगे कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इसमें तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है अभी तक। तुर्कमेनिस्तान कहाँ है? आप देख सकते हैं इस फिगर में, रेड जो है तुर्कमेनिस्तान है सेंट्रल एशियन वाले रीजन में। ये गेस्ट अटेंडेंस के रूप में प्रेजेंट है। तो ये भी भारत, ये जो SCO है उसका मेंबर नहीं है तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान का अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो ये कैस्पियन सी के पास है, और सीधे आपका ईरान और दूसरा आपका अफ़गानिस्तान इसके ऊपर है सिचुएटेड, ठीक है। तो ये इसका जो है ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है ऑफ तुर्कमेनिस्तान। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के बाकी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, KTKU, इस तरह से हम इसका फॉर्म शॉर्ट बनाते हैं KTKU इसका मेंबर है KTKU, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान तो है ही। तो KTKU क्या हो गया? कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और T से कौन है? तजिकिस्तान है, ना कि तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। इसको रिमेंबर रखना। तो एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, जो SCO है ये 8 कंट्रीज़ को मिलके बना है। 8 कंट्रीज़ में जो है लीडिंग रोल पे हैं चाइना और रसिया। फिर उसके बाद KTKU है। KTKU क्या हो गया? कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, फिर इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इसमें जो है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये तो हो गए इसके मेंबर कंट्रीज़। अब इसके बाद हैं कुछ इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, और कुछ इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं, और कुछ हैं गेस्ट अटेंडीज़, ठीक है। तो इसमें जो है ऑब्जर्वर स्टेट्स में आते हैं अफ़गानिस्तान, बेलारूस, इंडिया, ईरान। ये 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं।
एट प्रेजेंट अफगानिस्तान इज़ नॉट इन्वाइटेड एज ऑब्जर्वर स्टेट। इस बार ऑब्जर्वर स्टेट के फॉर्म में जो 2023 में इवेंट हुआ, इसमें अफगानिस्तान को नहीं इन्वाइट किया गया। एज तालिबान रिजीम हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय एचसीओ मेंबर स्टेट्स, क्योंकि तालिबान रिजीम को एचसीओ मेंबर स्टेट्स के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी 2023 की जो इवेंट हुई है उसमें अफ़गानिस्तान को नहीं बुलाया गया था मीटिंग में, क्योंकि अफ़गानिस्तान को जो है उसकी तालिबान रिजीम है और उसको एचसीओ ने अभी तक जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अब हम डायलॉग पार्टनर्स की बात करें तो डायलॉग पार्टनर्स में है द कैटेगरी ऑफ डायलॉग पार्टनर वॉज क्रिएटेड इन 2008। वेरी इंपॉर्टेंट कि 2008 में जो है डायलॉग पार्टनर की कैटेगरी क्रिएट की गई और अभी जो है एचसीओ में 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, जो कि है आर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। साथ में कुछ और ऐड ऑन हुए हैं और इसलिए टोटल 9 बन गए हैं। तो इसमें जो 9 हैं, अब आप देखिए क्या डिफरेंस है, 9 में क्या क्या ऐड हो गया है। तो इसमें ऐड है इजिप्ट, नया जो है इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है और कतर है। तो ये 3 जो है नए ऐड ऑन हुए हैं। तो ये जो इमेज है ये थोड़ी पुरानी रही है तो इसलिए इसमें ऐड नहीं हो पाया कि, पर जो 2023 है इसमें डायलॉग पार्टनर्स में जो है 3 और एडेड हैं। ये है इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतर। उसके बाद है ये मिडिल ईस्ट के हो गए, सऊदी अरेबिया, कतर और इजिप्ट हो गया आपका इससे जुड़ा हुआ क्या कहते हैं अफ्रीकन प्लेट्यू और मिडिल ईस्ट के बीच का जुड़ा हुआ एरिया में। तो ये हो गए डायलॉग पार्टनर्स। अब इसके साथ कुछ जो है गेस्ट अटेंडीज़ भी होते हैं। तो गेस्ट अटेंडीज़ में कौन है, एशियन कंट्रीज से एशियान, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान, फिर है CIS एंड फिर है UN। नाउ CIS जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स और ये जो है इसका फॉर्मेशन हुआ आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, जो कि 1991 में हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि जो ये CIS है ना, ये एक्चुअल में सोवियत यूनियन ही है, प्रिकर्सर, जो आज का रशिया है। क्योंकि क्या है इशू कि जब आपका सोवियत यूनियन डिज़ोल्व हो गया तो काफ़ी सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ फॉर्म हुई, जैसे तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब जो है फॉर्म हो गई, क्योंकि ये सब पहले जो थी सोवियत यूनियन का पार्ट थी। अब जब ये छोटी छोटी कंट्रीज़ फॉर्म हो गई तो इनको कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रो करने के लिए रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट के लिए जो है ज़रूरत थी कि गुड्स का आदान प्रदान आराम से हो सके विदाउट बैरियर्स। तो अपनी इस इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जो है CIS का फॉर्मेशन हुआ। ऑब्वियसली रशिया इसका मेंबर है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है। इसके साथ जो अदर कंट्रीज़ हैं वो जुड़ी हुई हैं CIS के साथ। और इसमें अगर हम बात करें तो होता क्या है, तो इसमें गुड्स का ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट, लेबर फोर्स का ट्रांसपोर्ट और कैपिटल का आदान प्रदान इजीली विदाउट एनी बैरियर हो जाता है। इसलिए CIS एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूरेशियन कंट्रीज़ के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द SCO बैकग्राउंड। SCO जो है 8 कंट्रीज से मिलकर बना है, जिसमें चाइना, रशिया इंपॉर्टेंट है, फिर KTKU हो गया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान प्लस इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने 2017 में। और SCO और ओरिजिनली जो फॉर्म हुआ था वो 1996 में हुआ था, तब इसका नाम था शंघाई 5। 2001 में इसमें जो है उज्बेकिस्तान जुड़ गया तो इसका नाम जो है चेंज हो गया, क्योंकि 6 हो गए थे, इसलिए 2002 है उसमें सेंट पीटर्सबर्ग में एक मीटिंग हुई और वहाँ पे शंघाई 5 से इसका नाम चेंज करके किया गया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। साथ में एक चार्टर बनाया गया, उसे अडॉप्ट किया गया टू गिव SCO अ डायरेक्शन। अब इसके बाद जो है इनिशियली जो SCO था उसका फोकस था सिक्योरिटी पे और स्टेबिलिटी ऑफ सेंट्रल एशिया, बट ग्रेजुअली इसका स्कोप एक्सपेंड हो गया और ये अब इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट ऑफ द रीजन पे भी फोकस करता है। अब इसको जो है सेंट्रल एशिया यूरेशियन क्यों कहते हैं, रशिया के प्रेजेंस के कारण। रशिया का जो आधा भूभाग है वो यूरोप में है, आधा एशिया में है, इसलिए यूरेशिया हो जाता है। पर जो कोर रीजन है वह जो है 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स से है, 5, ठीक है। 5 कौन कौन से हैं, जो हमने KTKU वो पढ़ा था, प्लस गेस्ट अटेंडेंट्स में तुर्कमेनिस्तान। तो KTKU क्या हो गया, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान
प्लस तुर्कमेनिस्तान। तो ये जो हैं इसके कोर मेंबर्स हैं। हाउएवर द मेंबरशिप ऑफ SCO बियॉन्ड सेंट्रल एशिया भी अब चली गई है। द रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया इज़ बाउंडेड बाय चाइना इन द ईस्ट, अफगानिस्तान इन द साउथ, ईरान एंड कैस्पियन सी इन द वेस्ट एंड रशिया इन द नॉर्थ। तो जो एक्चुअल सेंट्रल एशिया है, जो कि ये 5 कंट्रीज से मिलकर बना है, ये जो है इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें तो इसकी बाउंड्री में एक साइड में चाइना है, वेस्ट में, ईस्ट में कैस्पियन सी है और ईरान है, साउथ में अफगानिस्तान है, ऊपर रशिया है। अब उसके बाद है कि यूरेशिया इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सेंट्रल एशिया विच इंक्लूड बोथ सेंट्रल एशिया एंड रशिया। मैनी ऑब्जर्वर्स टर्म SCO एज एन यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ SCO। पहला ऑब्जेक्टिव है इसका सिक्योरिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। सिक्योरिटी के कारण जो है रेड्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेशन हुआ। और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है SCO में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ SCO। SCO में अगर हम देखें तो सेंटर में आपको दिख रहा है कि दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर होता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, फिर है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, फिर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, फिर काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, SCO सेक्रेटरी जनरल और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ SCO सेक्रेटरीट। इसमें जो लास्ट का है SCO सेक्रेटरी, ये एक परमानेंट बॉडी है, ऑर्गन है। और वहीं जो ऊपर के आपके ये 4 हैं काउंसिल्स करके आ रहा है, ये सब आपके जो है नॉन परमानेंट ऑर्गन है ऑफ SCO। दूसरा जो परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है SCO की, वो है रैट्स। तो लेट्स टॉक अबाउट द नॉन परमानेंट ऑर्गन्स ऑफ SCO। पहला था काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। ये एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है SCO की, और इसकी मीटिंग होती है SCO समिट में एवरी ईयर, हर मेंबर स्टेट की कैपिटल सिटी में। सेकंड है द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये सेकंड हाईएस्ट काउंसिल होती है ऑर्गेनाइजेशन की। दिस काउंसिल होल्ड करती है एनुअल समिट वेयर इन मेंबर डिस्कस इश्यूज ऑफ मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन। द काउंसिल ऑल्सो अप्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल बजट। तीसरा है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। ये जो है रेगुलर मीटिंग वो होल्ड करते हैं वेयर करंट इंटरनेशनल सिचुएशंस के बारे में डिस्कशन होता है, SCO के इंटरेक्शंस होते हैं और डिस्कशन होता है ऑफ मेंबर कंट्रीज़। फोर्थ है द काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेट करता है मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन ऑफ मेंबर स्टेट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ SCO चार्टर। अब हम बात करते हैं रैट्स मतलब है रीजनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रक्चर। ये भी एक जो है परमानेंट ऑर्गन है SCO का, और ये फॉर्म हुआ था जून 2004 में, जब SCO समिट हुई थी ताशकंद उज्बेकिस्तान में 16-17 जून को। तो रैट्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब हम नोटिस करते हैं कि सेक्रेटरीट लेवल पे भी कुछ नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करते हैं। पहला है SCO बिजनेस काउंसिल, दूसरा है SCO इंटर बैंक कंसोर्टियम, तीसरा है SCO फोरम। तो इसमें जो पहला है SCO बिजनेस काउंसिल, ये फॉर्म हुआ है 2006 में, और ये बिज़नेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। दूसरा है इंटर बैंक कंसोर्टियम, ये 2005 में फाउंड हुआ था, और इसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उसके सेंट्रल बैंक आफ्टर में साथ में बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं। फिर है SCO फोरम, ये एक डिस्कशन फॉर्मेट है जहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है ऑफ इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस जो कि SCO के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका रिसर्च किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, डाटा एक्सट्रैक्शन किया जाता है और सॉल्यूशन निकाले जाते हैं किसी भी इश्यू के ऊपर। SCO एंड इंडिया जो है SCO का मेंबर स्टार्टिंग से नहीं रहा है, जैसे हमने पहले पढ़ा है। इंडिया और पाकिस्तान SCO का मेंबर बना सिंस 9 जून 2017। इससे पहले यह ऑब्जर्वर की स्टेज में था, उसके बाद वह जो है बाद में जाके एडमिट हुआ एज फुल टाइम मेंबर। तो अगर हम देखें इसका हिस्ट्री ऑफ हाउ इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ SCO, तो इसका प्रोसेस है एसोसिएशन विद SCO बिगेन इन द ईयर 2005 व्हेन इंडिया, ईरान एंड पाकिस्तान वर गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस। तो 3 कंट्रीज थी, इंडिया, ईरान और पाकिस्तान, जिनको जो है ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था। फिर उसके बाद जो है 2015 जुलाई में उफा रशिया में SCO ने डिसाइड किया कि इंडिया और पाकिस्तान को फुल टाइम मेंबर बना दिया जाएगा। इसलिए
जून 2016 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया था MOU, मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन। और उसके बाद यह जो है फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ज्वाइन किया SCO एज फुल टाइम मेंबर। और हिस्टोरिकली 9 जून 2017 को आस्थान में इंडिया जो है और पाकिस्तान है ये SCO का फुल टाइम मेंबर बन गया। अब जानते हैं व्हाट आर इंडियाज़ कोर इंटरेस्ट इन SCO रीजन। इंडिया हैज़ 3 कोर इंटरेस्ट इन दिस रीजन। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज का, खासकर एनर्जी रिच रिसोर्स का, जो कि इंडिया लैक करती है। अभी भी जो है इंडिया एक्सटर्नली 70% ऑफ अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करती है। इंडिया में डिफिशियंसी है एनर्जी की। और वहीं अगर हम देखें तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो रिच हैं एनर्जी रिसोर्स में, ऑल्दो उसका यूटिलाइजेशन अभी तक हुआ नहीं है फुल फ्लेज फॉर्म में। जैसे कि हम देख सकते हैं कजाकिस्तान, वो बहुत रिच है इन ऑयल रिसोर्स। कजाकिस्तान रिच है ऑयल में। फिर तुर्कमेनिस्तान देखें तो वो 5th लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिसोर्स इन द वर्ल्ड है। तुर्कमेनिस्तान इनफैक्ट यूरेनियम के लिए भी बहुत फेमस है। फिर उज्बेकिस्तान है, वहाँ पे भी कुछ सोर्स हैं एनर्जी के। और किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, ये जो दो हैं ये कैस्पियन सिटी के पास हैं, सी के पास हैं, तो देयरफॉर दे हैव रिच वाटर रिसोर्स जो कि यूटिलाइज़ किया जा सकता है फॉर हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और इन्हीं कारणों से जो है इंडिया कहीं ना कहीं आकर्षित है टुवर्ड्स इट। और अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ ऑयल रिक्वायरमेंट अगर भारत की हम देखते हैं, इंडिया ने जो है 2001 में 122 मिलियन टन का जो है यूटिलाइजेशन किया था अपने ऑयल इंपोर्ट का। फिर उसके बाद ये जो है 2012 तक सूट अप हो गई टू 169 मिलियन टन, 122 से 169। और बोला जा रहा है कि 2025 तक भारत का ऑयल रिक्वायरमेंट हो जाएगा 364 मिलियन टन। तो हम देख रहे हैं कि चाहे इंडिया जो है EV की तरफ जा रहा है और नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज की तरफ बढ़ रहा है, फिर भी हमारा जो डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर वो बढ़ता ही जा रहा है एक्सपोनेंशियली। दस द एनर्जी रिच सेंट्रल एशिया जो है ये प्रोवाइड कर रही है गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू डाइवर्सिफाई हर एनर्जी सप्लाई। अभी ज़्यादातर इंडिया जो है अपनी एनर्जी कहाँ से ले रहा है? मिडिल ईस्ट से ले रहा है, US से ले रहा है। अभी कुछ ही प्लेट्स से रहने के कारण रशिया से ले रहा है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इंडिया अपना जो है पोर्टफोलियो ऑयल का जो है उसे एक्सपेंड करना चाहता है। तो सेंट्रल एशिया एक गुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इन दिस एरिया फॉर हर एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इनफैक्ट द इशू ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी हैज़ बीन अ मेजर कंसर्न इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिंस 1990s। हावेवर द मेजर चैलेंज इज दैट सेंट्रल एशिया क्या है, लैंड लॉक्ड है और वहाँ पे जो है कोई एक्सेस नहीं है इंडिया का डायरेक्टली। और अगर इंडिया को जो है वहाँ से कुछ भी लेना है तो शी हैज़ टू पास थ्रू अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान और दूसरी तरफ से चाइना। सो हमारी जो इंडिया है उसकी सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये कंसर्न है, इसलिए जो है ये एक इशू है। तो पहला क्या था आपका, एनर्जी डिपेंडेंसी के कारण इंडिया का इंटरेस्ट SCO रीजन में ज़्यादा है। अब दूसरा रीज़न क्या है, इकोनॉमिक इंगेजमेंट। हमारा देश 1991 के बाद जो है ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया। जब भी ग्लोबलाइजेशन हो जाती है तो उस कंट्री को अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, उसे और बढ़ाने के लिए जो है कहीं ना कहीं अपने और देशों में अपनी निर्यात को बढ़ाना ही पड़ता है ताकि वो जो है अपना इकोनॉमिकली ग्रो कर सके। तो इसलिए अब जो है भारत सेंट्रल एशिया, जहाँ पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया था, लुक ईस्ट लुक वेस्ट यहाँ पे हमने देखा, परंतु सेंट्रल एशिया की तरफ हमने नहीं देखा। तब SCO को भारत एक जो है मेजर पोटेंशियल समझ रहा है फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिया। उसके बाद ये है अ रिलेटिव इकोनॉमिक एंड स्टैटिक सेक्टर फॉर इंडिया में बी डेवलप्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन दिस रीजन। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन इस एरिया की बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो है इम्प्रूवमेंट होगा, इसलिए इंडिया फोकस कर रहा है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। दिस में प्रमोट नॉट ओनली ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन बट ऑल्सो फॉर द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। तो इससे क्या है, डबल बेनिफिट होगा। एक तरफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, हमारा प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ की प्रोडक्ट इधर आएंगे, तो वहीं जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने के कारण लॉजिस्टिक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा इस एरिया का। अब थर्ड एस्पेक्ट है इंडिया इंगेजमेंट इन हर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द रीजन। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है, इंडिया को पीस चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए रीजन में।
अफ़गानिस्तान पाकिस्तान जहाँ पे जो है सोर्स है कि हो सकता है कि टेररिस्ट एक्टिविटी हो, कह सकता है हो ही रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, वो थ्रेट इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ना बन जाए, इसके कारण जो है इंडिया एससीओ का मेंबर है। When these countries became independent, India's strategy was to forestall Pakistan gain strategic depth in this region. Even now, India's interests lie in ensuring that this region does not go in the influence sphere of countries and forces hostile to India. There are looming threats of religious extremism, narco-terrorism, smuggling of arms and drugs, which may pose serious security challenge to India in the long run. Since days of Soviet intervention in Afghanistan in 1979, this region has been in the grip of narco-terrorism and illegal supply of small arms. The volatile condition in Afghanistan, riddled with terrorism and civil strife, Pakistan's support to Taliban and other terrorist activities have serious implications for India's security. If Afghanistan situation remains destabilized, the situation may become worse. After the withdrawal of NATO forces in 2014, way back in 1994 when Taliban was well entrenched in Afghanistan, there were moves afloat to annex parts of Uzbekistan, Tajikistan under the idea of Greater Afghanistan. In view of this, India has to develop strategic depth in the region to extent that it does not serve her security interest. Thus, peace, stability, democracy, secularism and development remains India's priority in this region and Afghanistan. तो आप इस चीज़ से समझ चुके हैं कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है भारत का, कि पीस और स्टेबिलिटी बने रहे, और यहाँ पे वो चेक करके एससीओ में एंटर करके वो इस चीज़ को मेंटेन करता है, क्योंकि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ये सभी जो हैं पार्ट हैं एससीओ के। और जो है कहीं ना कहीं जो है भारत चाहता है कि वो सेंट्रल एशिया के संग जो है गुड टर्म्स में रहे, ताकि पाकिस्तान को चेक कर सके, पाकिस्तान और चाइना को। अब आगे है, व्हाट आर द इंडियाज़ मेन कंसर्न इन अफ़गानिस्तान। तो मेन कंसर्न क्या है? फर्स्ट कि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट जो है फॉर्म हुई थी 15 अगस्त 2021 को, और ये जो है इंक्लूसिव नहीं है। इंक्लूसिव इन द सेंस यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनके फ्रीडम्स की जो है सेफगार्ड करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये पहला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इंडिया का विद अफ़गानिस्तान। सेकंड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इनस्टेबिलिटी है अफ़गानिस्तान में। वहाँ पे जो डेमोक्रेसी, वहाँ पे जो आपकी सरकार बनी है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, और टेररिस्ट और एक्सट्रीमिज़म इस एरिया में बहुत हाई है। देयरफॉर इंडिया जो है अफ़गानिस्तान के संग हेड टू हेड नहीं अलाइंग सोचता है। थर्ड है ड्रग ट्रैफिकिंग। अफ़गानिस्तान जो है एक हब है ड्रग ट्रैफिकिंग का और इलीगल आर्म ट्रेड का, और भारत को डर है कि कहीं ना कहीं वहाँ से जो है हम भारत में जो है इलीगल इन चीज़ का एक्सपोर्ट ना हो, नार्को टेररिज्म ना हो, इलीगल सप्लाई ऑफ आर्म्स ना हो। फोर्थ है द प्रेजेंट पॉलिटिकल क्राइसिस अफ़गानिस्तान और ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस जो हो रही हैं, हैंस अफ़गानिस्तान नीड एडिक्वेट ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस फॉर द ऑल द सोर्सेज। तो ये 4 रीजंस के कारण जो है इंडिया का कंसर्न है अफ़गानिस्तान को लेके, और इन द लाइट ऑफ दिस कोर इंटरेस्ट एससीओ जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल है फॉर इंडियन डिप्लोमेसी, क्योंकि एससीओ के थ्रू भारत जो है अफ़गानिस्तान को curtail कर सकता है। On the immediate issue of Taliban regime in Afghanistan, India would like to articulate a regional response to peace and stability in Afghanistan. Ever since India member बना SCO का, it has been taking active parts in all the activities of SCO. अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऑफ द रिसेंट हाइलाइट्स जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया SCO में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा कि ये कौन कौन सी इवेंट्स हैं 2017 से लेके अभी तक जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है SCO में। पहला है जून 2016 का ताशकंद उज़्बेकिस्तान समिट, जहाँ पे MOO मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में साइन किया गया था उज़्बेकिस्तान में। सेकंड है जून 2018 में जब PM मोदी द्वारा लेड ऑफिशियल डेलीगेशन गया था हेड ऑफ स्टेट इन क्विंगडांग चाइना में। तीसरा है मोदी अटेंडेड किया था 19th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, तो ये सबसे बड़ी मीटिंग होती है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, और 2019 में किया गया था ये बिश्केक किर्गिस्तान में। बिश्केक राजधानी हो गई किर्गिस्तान की।
और यहाँ पे डिस्कशन हुआ था किस चीज़ में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिस्कस हुआ था। ये आप अपने जो है मेंस के आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं कि अगर आता है सेंट्रल एशियन और भारत के बीच क्या हुआ है, मतलब सिनेरियो समझाएं, लिखें, तो उसमें इश्यूज़ ऑन, तो क्या डिस्कशन हुआ था यहाँ पे जब 2019 की समिट में गया था भारत। इश्यूज़ ऑन टेररिज्म, अफ़गानिस्तान, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट cooperation, humanitarian and cultural cooperation were raised. मोदी presented his idea of health. हेल्थ का फुल फॉर्म उन्होंने बनाया H for हेल्थ केयर कॉपरेशन, E for इकोनॉमिक कॉपरेशन, A for alternate energy, L for literature and culture, T for terrorism free society and H for humanitarian cooperation. तो मोदी ने कहा कि हमें फोकस करना है HCO में हेल्थ पे, और हेल्थ का फुल फॉर्म बताया। H का मतलब हेल्थ केयर, E का मतलब इकोनॉमिक कॉपरेशन, A फॉर ऑल्टरनेटिव एनर्जी, एल का मतलब लिटरेचर कल्चर, टी का मतलब टेररिज्म फ्री सोसाइटी एंड एच का ह्यूमैनिटेरियन कॉपरेशन। पीएम मोदी का मैसेज है फॉर इंडियंस कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव अप्रोच टू एंटायर एससीओ प्रोसेस वेल एश्योरिंग अवर रिजॉल्व एंड कमिटमेंट टू वर्क विद एससीओ कंट्रीज इन क्लोज कोऑपरेशन। तो इंडिया क्या चाहता है, मतलब इस पूरे उससे जो है ये हम समझ लगा सकते हैं कि इंडिया चाहता है एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव अप्रोच एससीओ की तरफ, ताकि जो है सारी इश्यूज डिप्लोमेटिकली सॉल्व हो सके और एससीओ कंट्रीज जो है क्लोज कोऑपरेशन में आ सकें। अब फोर्थ है, नरेंद्र मोदी ने 4 टाइम अटेंड की 20th मीटिंग CHS की। CHS मतलब काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, सबसे बड़ी मीटिंग जो होती है 2020 में। पहले उन्होंने 2019 में करी थी, फिर 2020 में करी, तो 2019 से हमने स्टार्ट करी है CHS की मीटिंग। तो 2020 में जो हुई थी, 2019 वाली तो हुई थी किर्गिस्तान में और 2020 वाली हुई रशिया में, और इसमें था, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई थी जो रशिया ने होस्ट करी थी, रीज़न कोविड था। ही रिटेलिएटेड इंडियाज़ फर्म बिलीफ इन रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिंग वॉइस अगेंस्ट टेररिज्म, स्मगलिंग ऑफ इलीगल वेपन्स, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग। He underlined India's strong cultural and historical connect with SCO region and reiterated India's firm commitment towards strengthening connectivity in the region. तो 3 फोकस एरियाज हमने देखा इसमें। एक फोकस एरिया था कि टेररिज्म और इलीगल ट्रेड को बंद करना है, दूसरा फोकस एरिया है कि हिस्टोरिक कनेक्ट को मेंटेन करना है, और तीसरा है कि स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी इन द रीजन। फिफ्थ पॉइंट है, इंडिया ने होस्ट किया एससीओ समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020। तो भारत ने पहली बार एससीओ समिट 2020 में ही होस्ट करी। द वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने चेयर करी थी 19th मीटिंग ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड गवर्नमेंट होस्टेड बाय इंडिया, और ये नवंबर में हुई थी, नवंबर 30, 2020 वर्चुअली फॉर्मेट था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट अ समिट लेवल मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर इंडिया चेयरमैनशिप since it gained full membership of the organization in 2017. This meeting ended up with the adoption of joint commune. During the course of India's chairmanship of SCO Head of Council of India chairmanship of SCO Council of Head of Government in 2020, India has particularly focused on creating 3 new pillars of cooperation. और ये 3 pillars थे startup innovation, science and technology and traditional medicine, and also proposed many other concrete initiatives. India has offered to create and chair a new special working group on startup and innovation to set up a new expert working group on cooperation in traditional medicine. India has also organized in the virtual format the first ever SCO Young Scientist Conclave, in which more than 200 young scientists participated, the first ever consortium of SCO Economic Think Tank, and the first ever SCO Startup Forum. All the member states have commended India's initiative and participated in the activity, and the same have been reflected in joint commune. तो इंडिया ने कुछ चीज़ें स्टार्ट भी करी हैं एचसीओ में। स्टार्टअप स्टार्ट किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर वर्क स्टार्ट किया है, और ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर वर्क किया है, और इन्हीं के अनुरूप जो है एचसीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव किया गया था, और एचसीओ इकोनॉमिक थिंक टैंक कंसोर्टियम किया गया था। फिर इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने इंडिया डेलीगेशन की 16 मीटिंग ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ एचसीओ ये हेल्ड किया गया था 23 जून 2021 को इन दुबई। फिर उसके बाद इंडिया हेल्थ मिनिस्टर गए थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द 4th मीटिंग ऑफ हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ एचसीओ स्टेट, जो कि 30 जून 2021 को होता है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर्मेट।
फिर हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने भी लीड किया था इंडिया को एट द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स 2021 में, जुलाई के दुश्बन में। इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ था, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चैलेंजिंग जियो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी लैंडस्केप ऑफ द रीजन, जहाँ पे मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन डिस्कस किए गए थे और मीटिंग हेल्ड हुई थी। और मिस्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने मीटिंग करी थी SCO कॉन्टैक्ट ग्रुप की ऑन अफगानिस्तान, जो कि सेम डे हेल्ड हुई थी। फिर इंडियन डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने भी पार्ट लिया था डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में SCO की, जो कि जुलाई 2021 में हुई थी, 28 जुलाई को दुबई में। ड्यूरिंग द मीटिंग ये डिसाइड किया गया था टू अडॉप्ट अ प्लान ऑफ कॉपरेशन बिटवीन SCO डिफेंस मिनिस्टर्स फॉर 2022-23। Consultation were held on efforts to deal with terrorism and other security challenges in the region. India delegations also took active part during SCO summits held in Samarkand, उज्बेकिस्तान 2022 में। अब इंडिया होस्ट करता है SCO हेड ऑफ स्टेट समिट 2023 में। अब इंडिया होस्ट कर रहा है इसको, मई में हो चुका है, मई निकल चुका है, हो चुकी है एक्टिविटी 2023 में। और ये इनेबल करेगा इंडिया को टू शेप द रीजनल एजेंडा फॉर द मीटिंग ऑफ SCO. India would like to gear a regional response of SCO for addressing the challenges in Afghanistan and threats of terrorism and extremism in the region. The leaders of China and Pakistan will also be present in the summit. This may see some diplomatic breakthrough with these countries. This meeting along with G20 summit will give new boost to India global image in 2023. Thank you. ये जो आर्टिकल है ये आपका A वाजपेयी द्वारा लिखा गया है और ये आर्टिकल का नाम है द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO एंड इंडिया, और ये प्रतियोगिता दर्पण की जुलाई 2023 के एडिशन में अवेलेबल है।